हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो कि एक इकोनॉमिक्स मतलब कि आपके अर्थशास्त्र की बुक के अंदर है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से हम देखने वाले हैं। और ये चैप्टर बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और इसको हम बिल्कुल वन शॉट में आज पूरा वीडियो देखेंगे, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म है। बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब सटीक नोट्स हैं और इसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट या फिर हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। आर्थिक गतिविधि नाम से ये आर्थिक आर्थिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड हो, मतलब ऐसा क्रियाकलाप जिनको करने करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो भाई? आय मतलब पैसे की प्राप्ति हो, उसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। मतलब कि हम कोई सा भी जैसे जो बंदे जॉब करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, वो किस लिए कर रहे हैं भाई? पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और ताकि उनका जो जीवन यापन है वो हो सके। ठीक है। तो वैसे कि मतलब हर चीज, मतलब आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हर चीज मतलब हम जो भी हम कर रहे हैं वो एक आर्थिक गतिविधि है, मतलब उससे हमें कुछ बेनिफिट है अपने जीवन के लिए, तभी हम उसको कर रहे हैं। और जो बिल्कुल मतलब पैसे से रिलेटेड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। अब उसके बाद देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था है वो मेनली किन चीजों पे चलती है, किन चीजों से चल पाती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र की या सेक्टर में बांटा जाता है। तो हमारे जो अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है, पहला क्या है? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। अब देखते हैं भाई ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं प्रथम क्षेत्रक। तो जो प्रथम क्षेत्रक हैं, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। मतलब वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो कृषि है वह सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मत्स्य पालन आदि भी है। ठीक है। तो इसमें जो खेती बाड़ी है, मत्स्य पालन है, मुर्गा पालन, ये सारी जो चीजें हैं, ये किस में आता है भाई? प्रथम क्षेत्र में। मतलब कि जो उत्पाद करता है, जो रॉ मटेरियल आपके लिए मतलब पैदा करता है, कच्चा माल, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, तो उसको हम किसमें डालेंगे भाई? प्रथम क्षेत्रक में। ठीक है। तो वो चीजें किसमें आएंगी भाई? प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में है। फिर उसके बाद भाई देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। और इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब कि जो भी मतलब प्रथम क्षेत्र में जो चीजें उत्पादन हुई, उस चीज को लेकर एक नई वस्तु में हम उसे चेंज करते हैं, उसका उसकी हम नई तरीके से हम उसको यूज करके बेचते हैं। ठीक है। जो कि हमारे मतलब जो कि हम बनाते हैं, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और ये किस में आता है भाई? द्वितीय क्षेत्र में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं, तो जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ से गाय ने भाई दूध दिया, मतलब प्रथम क्षेत्र में हमने गाय पाली और गाय से क्या उत्पादन हो रहा है भाई? दूध हो रहा है। ठीक है। तो उस दूध को हमने क्या किया? अब दूध से हमने दही बनाई, ठीक है, मक्खन बनाया, ठीक है, क्रीम बनाई। और इस क्रीम को हम जो बना रहे हैं, किसमें हम बनाएंगे भाई? फैक्ट्रियों में बनाएंगे। और ये जो फैक्ट्रियां होती हैं, यही किस में आती हैं भाई? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है। एक और एग्जांपल कि मान लो कि ना एक किसान ने यहाँ पर गन्ना उगाया, और उस जो गन्ना उगाया, ठीक है, ये तो उसने गन्ना उगाकर उसने उत्पादन किया। और उस गन्ने को उस द्वितीय क्षेत्र के एक मतलब कंपनी ने मतलब क्या किया? उस गन्ने को लिया और उस गन्ने की उसने क्या क्या भाई बना दी? उसने चीनी बना दी, गुड़ बना दिया। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि ना प्रथम क्षेत्र की चीजें लेकर वो द्वितीय क्षेत्र में उसको अलग रूप
दे रहा है, ठीक है, उसका विनिर्माण कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किस में आती हैं भाई, द्वितीय क्षेत्रक में, ठीक है। तो प्रथम क्षेत्रक समझ में आ गया, अब द्वितीय क्षेत्रक समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं भाई जो हमारा तृतीय क्षेत्र है। फिर उस जब जब कंपनी में जो जो चीजें हैं वो जो बन जाती हैं, फिर उसके बाद तो वो हमारे पास सप्लाई होती है, हम उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, आपको पता ही है। तो अब देखते हैं भाई अपना तृतीय क्षेत्रक, जो हमारा जो थर्ड क्षेत्रक है या फिर जो तृतीय क्षेत्रक है, उसको हम एक तरह से सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। क्यों? क्यों? जो जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है वो प्रथम और द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया और इत्यादि। मतलब मान लो कि हमने भाई यहाँ से मतलब जो भी सामान है वो तो भाई बन गया, अब उसको तो भाई बंदों के पास बेचना है, ठीक है। तो बेचने के लिए भाई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ताकि माल वहां तक पहुंचे, बंदों के पास पहुंचे, फिर ठीक है। और ये बैंकिंग भी होती है, मतलब जो भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन की गतिविधियों में सहायता करती है, उसे हम तृतीय क्षेत्र में कहते हैं। अब सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गया, वकील हो गया आदि की सेवाएं, जैसे कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, मतलब जो आपको मतलब क्या क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे टीचर हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी। अब उसके बाद देखते हैं कि ये आपने देख लिया भाई तीन क्षेत्रक, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो जो प्रथम क्षेत्रक है उसको हम कहते हैं उत्पादन क्षेत्र, जहाँ पर कोई भी चीज उत्पाद होती है, जैसे कि गेहूं, गन्ना, दूध, ये सब, ठीक है, रॉ मटेरियल का कच्चा पदार्थ। फिर उसको लेके हम द्वितीय क्षेत्र वाले फैक्ट्री में उसको एक नए रूप में उसको बदल देते हैं, और जिसको मतलब थर्ड क्षेत्र वाले उसको मतलब आगे मतलब या फिर जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र को मतलब सहायता करता है आगे भेजने में या फिर उससे आमदनी कमाने में, ठीक है। फिर और इस तृतीय क्षेत्र में एक और चीज होती है, जो मतलब जो सर्विस वाली चीजें हैं वो भी इसके अंदर आती हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे बदलाव हुआ कि 1972 में स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, तो मतलब जब स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्रक प्रमुख था, ठीक है। 1972 में हम बात करते हैं कि 1947 के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ, तो 1972 में मतलब 1947 से लेके 1972 तक क्या हुआ कि जो हमारी ना जो इंडिया की जो जीडीपी थी, मतलब कि जो जीडीपी थी, मतलब जो मतलब पूरे इंडिया को मतलब जहां से हमें मतलब जो इंडिया को आमदनी होती थी, वो मेनली क्या था भाई, हमारा प्राथमिक क्षेत्र था, ठीक है। जैसे कि कृषि पद्धति में सुधार होते और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। अब वैसे तो पहला क्या था कि मतलब भाई खेती की, उससे कुछ मिला और उसको हमने बेच दिया, बस सिंपल सा, और उसको हमने खा लिया। यही पहले प्रथम क्षेत्र में हुआ, मतलब 1972 से पहले पहले होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नई नई पद्धतियां आई, सुधार हुए, नई नई टेक्नोलॉजी खोज हुई, फैक्ट्रियां आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो प्रथम क्षेत्र से क्या हुआ कि ना उसी चीज को मतलब विनिर्माण हुआ, मतलब उसी चीज का एक नए रूप में क्या किया गया, मतलब बनाया गया, जिसको मतलब और भी ज्यादा अच्छा था, या फिर उसको हम और भी चीजों में अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक ठीक है। और वो क्या हुआ, चैनलाइज हुआ। बहुत ही जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। फिर उसके बाद प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण क्या हुआ, सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। फिर जब द्वितीय क्षेत्र बना तो अपने आप भाई सबको सप्लाई, डिमांड, ये सब होने लगा, व्यापार, परिवहन सब सब चाहिए था। तो इसीलिए वहां पर तृतीय क्षेत्र भी क्या हुआ, विकसित होने लगा। फिर 2011 से लेकर 12 में भारतीय जीडीपी में जो तृतीय क्षेत्र था की हिस्सेदारी लगभग 60% हुई, मतलब जो कि प्रथम और द्वितीय क्षेत्र से देखो कितना ज्यादा है, ठीक है। तो वो अकेला जो हमारा थर्ड क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, वहां पर 60% की वृद्धि हुई। अब उसके बाद पढ़ते हैं भाई सकल घरेलू उत्पादक, ठीक है, सकल घरेलू उत्पादक की किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है।
तीनों क्षेत्र में उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पादक कहते हैं। ठीक है, कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी से हम प्रदान करते हैं, और जो कि तीनों क्षेत्र के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, मतलब पूरे देश का। फिर उसके बाद देखते हैं दोहरी गणना क्या होती है। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न हुई जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पादक के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या हुआ, भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है, तो यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, मतलब जो कि डायरेक्ट मतलब कंज्यूमर से होती हैं, जैसे कि अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, टीचर, स्कूल, ये सब क्या होते हैं, ये इनका बढ़ावा इसलिए हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। और और देखते हैं अब क्यों होता है कि यहाँ पर जो खेती वाले और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या मांग उत्पन्न हुई। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, संबंधों की मांग भी बढ़ी, और सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई, और यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा वो हुआ। उसके बाद देखते हैं प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने का कारण कि भाई देखो, ना ही देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट भाई प्रथम क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाना और वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहनों की आवश्यकता होती है। फिर निर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता, तो प्राथमिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। फिर प्राथमिक क्षेत्र व द्वितीय क्षेत्र की सहायता के लिए जो तीसरा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र में है, जहाँ पर नए नए रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, और जैसे कि भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि होते हैं। ठीक है, और तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे पर, और किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक गया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो कि प्राथमिक क्षेत्र ने उत्पादन किया ही नहीं, तो वो माल बनेगा ही नहीं, और तृतीय क्षेत्र में सप्लाई होगा ही नहीं। मान लो कि प्रथम क्षेत्र ने उन्हें भाई माल बना दिया, पर द्वितीय क्षेत्र ने उससे कोई नया पदार्थ बनाया नहीं, तो वो वैसे वैसे सड़ जाएगा, और फिर वो आगे नहीं हो पाएगा, और ना ही तृतीय क्षेत्र बेच पाएगा। तो इस टाइप से ही होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं भाई बेरोजगारी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी, कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं, तो उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मान लो कि एक खेत है, और इस खेत को मतलब 2 बंदे मतलब अच्छे से वो संभाल सकते हैं, पर उसमें 4 बंदे लगे पड़े हैं, तो इसको हम भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि खेती में मतलब क्या होता है कि अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, कि अर्थात यदि हम कुल लोगों को खेती या फिर खेती क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक काम करने के लिए भाई 100 लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, और अगर हम उनमें से कुछ लोगों को हटा दें तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के उपाय, कि छोटी अवधि के लिए उपाय क्या है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, मतलब अतिरिक्त रोजगार करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटी अवधि के लिए उपाय। तो महात्मा गांधी रोजगार योजना, तो महात्मा गांधी रोजगार योजना, जिसको हम मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है, जो कि 2005 में 5 जैसी योजना है, और यह योजना 2005 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई थी, और रोजगार ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, और अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य पर स्थान होता है। और यहाँ पर 1/3 जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया, और गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना सबसे इसमें प्राथमिकता थी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, कि रोजगार गारंटी अधिनियम
2005 में क्या क्या था। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं दीर्घकालीन उपयोग, दीर्घकालीन उपाय। तो सबसे पहली बात इसमें क्या है, खेती सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर लोन मिल सके जो भी किसान है। फिर अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, भाई जो भी मतलब गांव है, ठीक है, वहां पर मतलब उद्योग हो, वहीं पर फैक्ट्रियों की मतलब यहाँ पर मतलब मान लो कि एक गांव में क्या हुआ भाई, कुछ मतलब उत्पादन हुआ गेहूं गन्ना, और वो लेके जा रहे हैं भाई शहर तक। तो मतलब यहाँ पर मतलब लेके जाने में भाई कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि भाई ट्रैक्टर से परिवहन से जाता है, उसको लोग लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम टाइम मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब नुकसान ही हो रहा है। तो अगर यहीं यहीं पर मतलब गन्ना होगा, और यहीं पर मतलब एक मतलब मिल है जो गन्ने से अलग अलग चीज़ें बना सकती है, मतलब कि एक फैक्ट्री है, तो इसमें क्या होगा कि जल्दी जल्दी काम होगा, और क्या होगा मतलब कि परिवहन ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब मैन पावर ज़्यादा नहीं लगेगी। विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना हो ताकि लोग पढ़ सकें, और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, यह भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद से शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, जब शिक्षित परीक्षण व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसको हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। मतलब मान लो कि एक बंदे ने बीटेक कर रखा है, और वो मतलब कि मान लो कि ना एक मतलब नॉर्मल सा एक्सेल पे काम कर रहा है कहीं पर, मतलब डाटा एंट्री का काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको हम नरेगा भी कहते हैं, कि केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में यह काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया था, जहाँ, ठीक है, काम का अधिकार। अब सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 भी कहते हैं। और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान इसमें पता ही है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसमें 100 दिन की मतलब रोजगार है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और जहाँ पर आपका गांव है, जहाँ पर आपका क्षेत्र है, वहीं पर आपको काम दिया जाएगा, और जो महिलाएं हैं उनको 1/3 रोजगार दिया जाएगा, और जो भी बहुत ज़्यादा ही गरीब है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। संगठित क्षेत्र क्या होता है, नाम से ही संगठित क्षेत्र, इसमें वह उद्गम या कार्य करते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, और यह सरकार द्वारा पंजीकृत होती है, और निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं संगठित क्षेत्र। ठीक है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, कि काम के लिए निश्चित घंटे होते हैं, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्रदान होती है, चिकित्सा सुविधा, पेंशन मिलती है, सवेतन अवकाश मिलता है, भविष्य निधि व सेवा अनुदान मिलता है, कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और अनुचित शोषण नहीं होता है। ठीक है। जिसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, मतलब कि सरकारी वाला काम। अब देखते हैं असंगठित क्षेत्र की, छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांश नियंत्रण से बाहर रहती हैं, वह निर्मित होता है, और यह प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं करता, उसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है, और न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य कोई फिक्स नहीं होती है, इसके अंदर कोई भी टाइमिंग मतलब फिक्स नहीं होती है कि आपको कब तक टाइम काम करना पड़ेगा, मतलब प्राइवेट वाला। और किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, और निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवाएं सुविधा उपलब्ध नहीं होती यहाँ पर। फिर उसके बाद देखते हैं असंगठित और संगठित क्षेत्र के अंदर कुछ देखते हैं क्या अंतर। देखते हैं कि सबसे पहला अंतर संगठित में कि अधिक वेतन प्राप्त होता है, उसमें कम वेतन होता है असंगठित में। नौकरी की क्या होती है, सुरक्षित होती है, और यहाँ पर नौकरी सुरक्षित नहीं होती है। कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती हैं, यहाँ पर निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, पेंशन वेंशन, यहाँ पर कोई लाभ नहीं। और कार्य अवधि कम कम के घंटे होते हैं, और यहाँ पर ज़्यादा मतलब कोई कार्य की अवधि निश्चित नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा। फिर भारत में खेती के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, कि
जो खेती एक असंगठित क्षेत्र है, क्यों? कि काम के घंटे इसमें निश्चित नहीं होते, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है मजदूर को। दैनिक मजदूर के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, मजदूर की उसकी सुरक्षा नहीं है, नियमन विनियमन अनुपालन नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन किसान, मतलब जिनको मतलब संरक्षण की आवश्यकता है भाई, जो मतलब खेतों में काम करते हैं, जिन जो खेतों में काम करके पैसे कमाते हैं, वो छोटे व सीमित किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि ये सब होते हैं। फिर जो शहरी क्षेत्र में कौन से औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में जो काम करते हैं, ड्राइवर, कबाड़ व बोझ ढोने वाले और लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक मतलब बताइए, जिसमें अधिकांश पारस्परिक रूप से सरकार व स्वामित्व होता है और यह सरकार की ही सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। और उसके बाद क्या है, निजी क्षेत्र में प्राइवेट व क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व व सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, प्राइवेट वाला। और सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र होता है, इसमें परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती हैं और इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार की इसमें सुरक्षा दी जाती है और सभी छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। जो पर प्राइवेट में क्या होता है, संपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है और अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक सुरक्षित होता है और स्वेत छुट्टी अन्य सेवाएं समानता नहीं दी जाती इसमें। अब देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र या राष्ट्रीय क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें ढांचा सुविधा, खेती व उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी वाले और लोगों को सुविधा न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करवाते हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता का अनुदान दिया जाता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण को उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं और इसमें जो श्रमिक को अच्छी कार्य सुरक्षा, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभाव करती है? तो रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। तब जितना रोजगार चाहिए उतनी सीटें नहीं है। ठीक है, और जो कि खेती व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी जिससे बढ़ती है और संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार में प्राप्त आय जो है वो कम पर आ जाता है और वस्तुओं पर सेवाएं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उपलब्धता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगार पैदा करने की विधि। शहरी क्षेत्र में कि क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाए, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, टूरिज्म को। अनावश्यक सरकारी व नीतियों और नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, आसान शर्तों पर लोन, आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इन चीज़ों से वो सुधारा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो हमारा खेती क्षेत्र की मुख्य समस्या है, मतलब कि हमारी जो जो हमारा खेती वाला क्षेत्र है उसमें असंचित भूमि जो होती है, असिंचित, तो आय में उतार चढ़ाव, कर्ज का बोझ, मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं होती है। ठीक है, और कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, मतलब वहीं के लोकल बंदों के लिए। ठीक है, अब जो कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय, तो किसानों को खेती उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है और सूखे क्षेत्र की सिंचाई के लिए बांध बनाए जा सकते हैं। बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। भंडारण के लिए सुविधा प्रदान की जा सकती है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अपने नए वीडियो। बाय।